हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो पैनिक होना बंद करो कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, कैसे कंप्लीट होगा। ये वीडियो देखने के बाद और 2 बार इस PDF को पढ़ लेने के बाद आपका पूरा सिलेबस बड़े आराम से कवर हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। दूसरी चीज़, वीडियो स्किप करके मत देखना क्योंकि सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक टॉपिक भी आपने मिस किया तो हो सकता है दूसरा टॉपिक आपको ढंग से समझ ना आए। और तीसरी चीज़, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसे ओपन इकोनॉमी है या कुछ टॉपिक जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, उनको 2x पे करके मत देखना, पूरे फोकस के साथ पढ़ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड द लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर। देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिंपल हमें ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें कितना ज़्यादा चेंज आएगा। सिंपल बात ये हमें ये डिस्क्राइब करता है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट में मान लो अगर 100 रुपये का चेंज आया है तो हमारी जो इनकम है उसमें कितने का चेंज आएगा, दैट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसको खोल के अगर हम लिखें, डिटेल में लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस MPC। अब मैम ये MPC क्या होता है? MPC होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लो अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए, उस 100 रुपये में से आपने 80 रुपये खर्च कर दिए, 20 रुपये बचा लिए, तो इसका मतलब है 100 डिवाइड बाय 80, दैट इज 80%। आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है दैट इज 80%। मतलब आपको जितने भी पैसे दिए जाएंगे उसमें से 80% आप जो है वो खर्च करते हो, क्योंकि आप बहुत ही खर्चीले इंसान हो। तो दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसीलिए जब हम K कैलकुलेट करते हैं, K क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC। ठीक है, 1 माइनस MPC जो है वो 1/1 प्लस MPS 1/MPS भी होता है। अब ये 1 माइनस MPS कैसे हो गया? देखो, MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो, आपको अगर मैंने 100 रुपये दिए थे, उसमें से 80 आपने खर्च कर दिए, तो बाकी ये कितने बचे? 20 रुपये। 20 रुपये आपने सेव कर लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 20 डिवाइड बाय 100 दैट इज 20%। मतलब 20% आप जो है वो सेव करते हो। अब आपको ये बात समझ आई होगी कि 100% में से जब मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माइनस करा है तब मेरे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आया है। 100% में से जब मैंने 80% माइनस किया तभी तो 20% आया ना। तो अब आपको आई होप ये बात भी समझ आ गई है कि किस तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारा आया है। ठीक है, अब ये बात बताने के बाद एक बार इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये मल्टीप्लायर जो है वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से इतनी ज़्यादा इनकम क्रिएट कर लेते हैं। कैसे? मान लो गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म ने इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से बढ़ाई, ये 100 करोड़ छोड़ दो, तुम 100 रुपये लेके चलो। ठीक है, अब इस एक्सपेंडिचर से क्या हुआ कि वर्कर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर की इनकम बनी होगी, है ना। मान लो गवर्नमेंट ने स्कूल बनाना है तो अब स्कूल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, कॉन्ट्रैक्टर की इनकम बढ़ी होगी। काम करवाया होगा कंस्ट्रक्शन का तो वर्कर की इनकम बढ़ी होगी। इससे क्या हुआ कि मान लो रामू के पास 200 रुपये आ गए। अब 200 में से रामू ने क्या किया? 120 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, अब 120 रुपये रामू ने कैसे खर्च किए? आम लेने में। तो 120 रुपये श्यामू के पास गए होंगे, फिर श्यामू ने भी कुछ चीज़ खरीदी होगी। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरी साइकिल इस तरीके से एक्सप्लेन करी। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल में दिया जाता है कि आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है दैट इज 0.8 या फिर 80% है। ठीक है, आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है दैट इज 100। अब आपको पूछा है कि आपने निकालना है चेंज इन इनकम, तो आपको क्या करना है? आपको पहले निकालना पड़ेगा K क्या होता है? 1/1 माइनस MPC। तो जब आप ये करोगे 1 माइनस 0.8 तो आपके पास आएगा 5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? चेंज इन इनकम। हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा? K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, है ना। K हमारे पास 5 आ गया है। चेंज इन इनकम हमें निकालना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है। कितना दे रखा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट? हमें 100। इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 500 आ गया, दैट इज चेंज इन इनकम। अब इस न्यूमेरिकल में क्या क्या वेरिएशन हो सकता है? हो सकता है आपको वो MPC की जगह पे MP
एस दे दे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, MPC निकालना पड़ेगा या फिर 1/MP/S करके K कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट ना बता के ये बता दे कि पहले जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 200 रुपये, फिर जो इन्वेस्टमेंट हुई इस बार की वो कितनी हो गई, 300 रुपये हो गई। तो आपको खुद से चेंज निकालना पड़ेगा। कैसे, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 आ गया। बस इतना ही वेरिएशन इसके न्यूमेरिकल में आ सकता है। अब आप लोग जो डिमांड कर रहे थे ना मैम न्यूमेरिकल भी कराना, न्यूमेरिकल भी करा दिया है, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है। अब चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे है ग्राफ। अब इस ग्राफ को और समझ लो। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो आपने ये ग्राफ भी बना के आना है, अगर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा मार्क्स में आता है तो। PYQs में तो ये लगभग 15 नंबर से 12 नंबर में आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ भी अटैच करा है। अब देखो ग्राफ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इनकम का ये लाइन है, ठीक है, Y इनकम, ठीक है, दैट इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी ये लाइन है कंजम्पशन की। देखो कंजम्पशन की लाइन जो है वो 0 से शुरू ना हो के ऊपर से शुरू हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है ना वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अभी ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, देखो इकोनॉमी ये मानती है कि भले ही आपकी इनकम 0 है, आपके जेब में पैसा नहीं है, फिर भी आप जो है कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे। कैसे, आपकी सेविंग है उनसे, है ना। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो कभी 0 से शुरू नहीं होती है, कंजम्पशन ऊपर से शुरू होती है, थोड़ा ऊपर से, तो दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब टोटल एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे C+I दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे C+I दे रखा है। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड। अभी आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी तसल्ली रखो, अभी जो मेन चीज़ समझा रही हूँ वो समझो। इस ग्राफ को बनाने का सिंपल मतलब ये है, अगर आप इस ग्राफ को सिर्फ इतना भी बना के आओगे ना, ये और ये, ठीक है, यहाँ पे लिखना C+I, यहाँ पे लिखना Y। अब क्या हुआ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो चेंज हो गई, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो आपने इस वाले ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट जो बढ़ी है उससे क्या हुआ है, पहले इक्विलिब्रियम E1 पे था, अब E2 पे हो गया। आपकी यहाँ पे इनकम भी चेंज आई है, बट आप देख सकते हो जो इन्वेस्टमेंट में चेंज है वो तो कम है, लेकिन जो इनकम में चेंज है वो ज़्यादा है। बस आपको यही चीज़ रिप्रेजेंट करनी है कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा वो उससे ज़्यादा इनकम में चेंज आएगा, क्योंकि इनकम में चेंज जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर। अब देखो लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि ये जो मल्टीप्लायर प्रोसेस है ना ये इनडेफिनेटली नहीं चलता रहता। कुछ एडिशनल इनकम जो है ना वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से विड्रॉ कर ली जाती है। अब जिन लोगों ने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है दे नो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिन्होंने नहीं पढ़ी है अभी आगे के कॉन्सेप्ट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बताऊंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो विड्रॉल है ना इसको बोलते हैं लीकेज। लीकेज किस फॉर्म में होता है, सेविंग। अब मान लो मैंने आपको 100 रुपये दी, 100 में से आपने 80 तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन ये 20 रुपये बचा लिए। ये जो 20 रुपये आपने बचा लिए हैं ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से निकल गए हैं, क्योंकि आपने ये इकोनॉमी में डाले ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट कम हो जाएगा। दूसरा है टैक्सेस। देखो टैक्सेस क्या होता है, टैक्सेस ना गवर्नमेंट को पे किया जाता है। अब आपके पास मान लो 100 रुपये थे, 100 में से 50 रुपये तो आपने टैक्स में दे दिए। अब मोमोज खाने के लिए कितने रुपए बचे, 50 ही तो बचे हैं। इससे क्या होगा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो टैक्सेस वगैरह सब कुछ निकालने के बाद जो बचता है, दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो Y माइनस टैक्सेस, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि आपके पास आपसे 50 रुपये बचे मोमोज खाने के लिए। अब मोमोज खाने के लिए 50 रुपये है तो मोमोज वाला जो है वो मोमोज भी बनाएगा सिर्फ 50 रुपये की, उसकी भी प्रोडक्शन कम हो गई। अब वो रामू काका को पहले जो रख रहा था मोमोज बनाने के लिए अब वो नहीं रखेगा, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो अब रामू काका की जो इनकम थी वो भी खत्म गई। इनकम खत्म हो गई, नेशनल इनकम भी कम हो गई, है ना। समझ आया पूरी साइकिल। देन उसके बाद है इंपोर्ट। अब आपने क्या किया, फॉरेन से गुड्स एंड सर्विसेज मंगा लिए। घर के जो सामान है वो आपको पसंद नहीं है, आपने बाहर से मंगा लिए। अब इससे क्या हुआ कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, दूसरी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हुआ, तो ये भी हमारा लीकेज में काउंट होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इक्विलिब्रियम इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है पहले वो समझो। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे हमारा बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। हम ये मानते हैं कि ना तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द क्लोज्ड इकोनॉमी। अब इसमें भी ना दो टाइप की होती है, एक होती है 2 सेक्टर जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और दूसरी होती है 3 सेक्टर। 2 सेक्टर के अंदर सिर्फ 2 सेक्टर होते हैं, दैट इज़ द बिजनेस एंड द हाउस होल्ड। 3 सेक्टर के अंदर हमारा गवर्नमेंट भी जुड़ जाता है।
टू सेक्टर आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिटेल में पूछा गया है, तो पहले हम टू सेक्टर पढ़ रहे हैं, आगे चल के इसी वीडियो में हम थ्री सेक्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब किनीशियन ये कहता था कि जो नेशनल इनकम है ना वो एग्रीगेट डिमांड पर डिपेंड करती है। ये बात किनीशियन ने कही। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा ही प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की कोशिश करेगा। ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा तो वो रामू को, श्यामू को, सबको एम्प्लॉय करेगा। इससे क्या होगा कि इन लोगों के पास आएगा पैसा आएगा तो ये लोग उस पैसे को खर्च करेंगे, ठीक है, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इससे नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो वो ये बताते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो पूरी तरह डिमांड पर डिपेंड करती है। अब ये बात आपको भी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे दो हाउस होल्ड हैं वहाँ पे हम मानते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है ना दैट इज C+I। सी मतलब जो भी कंजम्पशन करा जाता है बाय द हाउस होल्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज सी। एंड आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी स्पेंडिंग करी जाती है फर्म के द्वारा कैपिटल गुड्स पे जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम मानते हैं कि टू सेक्टर मॉडल में इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C+I। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना वो क्या होती है, दैट इज AD इज इक्वल्स टू AS, ठीक है। AD को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ C+I से और AS को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ Y से, ठीक है। मतलब ये कि जितनी ज़्यादा डिमांड है उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा ना। जितनी आपने डिमांड करी उतनी आपको सामान मिल गया, दैट इज इक्विलिब्रियम। अब डिमांड को अगर हम डिटेल में लिखें तो दैट इज कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट बाय द बिजनेस फर्म, और सप्लाई को अगर हम लिखें दैट इज इक्वल्स टू इनकम, ठीक है। अब ये बहुत ही बेसिक मॉडल है जो आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, बट नहीं भी पढ़ा है तो दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि जितना भी फर्म ने बनाया है उतना वो बेच देता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम पे कुछ नहीं रखा जाता, और प्रोड्यूसर जो है वो ना तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है ना ही कम करना चाहता है। अब मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और जो प्रोडक्शन है वो कम है, मतलब AD is greater than AS और you can say C+I is greater than Y। तो इस केस में क्या होगा, अब मान लो डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर को दिखेगा भाई डिमांड ज़्यादा है, मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ, प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, अपनी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ा देगा। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाएगा, इससे क्या होगा, लोगों को हायर करेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर से सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। बट अगर इसका उल्टा है, अगर मान लो डिमांड ज़्यादा नहीं है, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि प्रोड्यूसर अपनी जो सप्लाई है वो कम कर देगा। क्योंकि मान लो तुम्हें सिर्फ 50 रुपये के मोमोज चाहिए लेकिन प्रोड्यूसर 100 रुपये के मोमोज बना रहा है, तो उसके बाकी के 50 के तो ख़राब चले जाएंगे ना, तो वो कम कर देगा, कम बनाना शुरू करेगा, ज़्यादा नहीं बनाएगा ताकि ख़राब ना हो। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये बताया जाता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल भी ना होना तो धीरे धीरे इकोनॉमी इस तरीके से घूमती है कि AD इज इक्वल्स टू AS और यू कैन से Y इज इक्वल्स टू C+I हो ही जाता है। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं इक्विलिब्रियम इनकम को। अगर मैं C को A+BY लिख दूँ तो अब मैम ये A+BY क्या है, मैंने ऊपर अभी बताया कि A का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, वो कंजम्पशन अगर इनकम आपकी जीरो है तो भी आप कंज्यूम करोगे। B का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन को थोड़ा डिटेल में लिखूँ तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY, ठीक है। तो दैट इज द कंजम्पशन फंक्शन। अब अगर इस कंजम्पशन फंक्शन को मैं यहाँ पे डाल दूँ तो क्या मेरी कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, आप देख सकते हो। अब इस इक्वेशन में मैं ये कर सकती हूँ कि ये वाली चीज़ को मैं इधर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा A+I। अब मैं y को कॉमन ले लूँ तो 1 - b बचेगा A+I, और अब मैं क्या कर सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू A+I डिवाइड बाय 1 - b। अब यही वाली चीज़ जो है इसका यूज़ करके आप जो है इनकम निकाल सकते हो। अगर आपको बाकी सारी चीज़ें दी हैं तो आप बहुत ईजिली इनकम को कैलकुलेट करके बता सकते हो। अब मैम मान लो अगर ये फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप ये इक्वेशन याद करके चले जाओ, ठीक है। आप इसको दिमाग में रख के चले जाओ, आप इसको खुद से वहाँ पे डिराइव कर लेना, ठीक है। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको बना के आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन का, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम। यहाँ पे आप इसे AE की जगह AD भी लिख सकते हो। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सेम ही बात है, आप लिख सकते हो। GDP की जगह आप यहाँ पे Y लिख सकते हो, इनकम। सिंपल ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये तो हमारी हो गई Y की लाइन, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई की लाइन आप लिख सकते हो। ये हमारी हो गई एग्रीगेट डिमांड की लाइन, दैट इज C+I की लाइन, है ना। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों कट कर रही हैं ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम की लाइन, दैट इज इक्विलिब्रियम क्या, AD इज इक्वल्स टू AS। आपको बस ये चीज़ बना के आनी है और ये एक्सप्लेनेशन वहाँ पर लिख कर आ जाना।
अब देखो, अभी हमने पढ़ा ADAS अप्रोच, अब इसके अलावा हम SI अप्रोच से भी इक्विलिब्रियम निकालते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में। अभी SI अप्रोच क्या होती है? देखो, अगर मैं y को C प्लस आई लिखूँ, ये तो तुम्हें समझ आ गया, लेकिन क्या मैं y को C प्लस एस भी लिख सकती हूँ? कैसे? देखो, अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए तो 100 में से आपने 80 कंज्यूम कर लिए, 20 सेव कर लिए। y क्या है? हमारा इनकम है। 80 क्या है? कंजम्पशन है, ये सेविंग है। तो मैं ये लिख सकती हूँ ना कि 100 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 20 लिख सकती हूँ ना। अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सेम ही बात है ना, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि y कॉमन है। अब मैं इन इक्वेशन को इक्वल में लिख सकती हूँ। अगर मैं c से c कैंसिल कर दूँ तो i इज इक्वल्स टू s बन जाएगा, है ना। तो मैथमेटिकली इस तरीके से इक्वेशन आपको डेराइव करके आनी चाहिए, आपको ये करके दिखानी भी यहाँ पे। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ना बहुत ध्यान से याद करके जाना। देखो, किनीशियन ने ये कहा है कि इक्विलिब्रियम अगर है इकोनॉमी में तो इसका मतलब ये नहीं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन होती है? जहाँ पे सारे अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो एम्प्लॉय हो रखे हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रखा है, सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रखे हैं। पहले जो इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि अगर इक्विलिब्रियम है ना तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही होगा, बट किनीशियन ने कहा ऐसा ज़रूरी नहीं है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो बट इक्विलिब्रियम हो। अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बार आपसे ये पॉइंट जो है वो सब क्वेश्चन में पूछा गया। मान लो 2 क्वेश्चन आ गए, उसमें से 3 नंबर में ये पॉइंट पूछ लिया। अब आपको अगर ये बात पता ही नहीं है तो आप गलती करके आओगे, तो ये पॉइंट याद रखना। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इक्विलिब्रियम एक इनकम इन अ ओपन इकोनॉमी। गाइस, क्लोज इकोनॉमी तो आपने कई बार पढ़ी भी है, पहले भी 12th में पढ़ी है, बट ओपन इकोनॉमी बिल्कुल नया टॉपिक है जो आपको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। देखो, ओपन इकोनॉमी में ये माना जाता है कि हमारी इकोनॉमी ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी ट्रांजैक्शन कर रही है। इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट भी है इस इकोनॉमी में और इंपोर्ट भी है। इसीलिए ये जो इकोनॉमी है ये हमें ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें बताती है, क्योंकि आप खुद देखो, क्या आपकी कंट्री दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रही है, बट हम क्लोज इकोनॉमी में तो ऐसा मानते ही नहीं है। बट ओपन इकोनॉमी सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताती है। तो चलिए इसको ढंग से समझते हैं। देखो, ओपन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इंपोर्ट भी होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन भी होते हैं, ठीक है। ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारे 4 सेक्टर होते हैं। पहले तो हाउस होल्ड, दूसरा बिजनेस, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा होता है हमारा फॉरेन सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है ना, पहले हमारा 2 सेक्टर था तो एग्रीगेट डिमांड क्या थी? C प्लस आई, बट यहाँ पे हमारे 4 सेक्टर है। तो एग्रीगेट डिमांड के जो कॉम्पोनेंट है वो क्या होता है? सबसे पहले तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है ऑन अ रोड, हॉस्पिटल, डिफेंस, पब्लिक सर्विस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करती है। एंड द फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। दिस इज द एक्सपोर्ट एंड दिस इज द इंपोर्ट, तो दैट इज नेट एक्सपोर्ट। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये ऐड करता है हमारी एग्रीगेट डिमांड में। अगर हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो बाहर से पैसा आया होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। और अगर हमने इंपोर्ट ज़्यादा करा है तो इसका मतलब बाहर जो पैसा गया होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर नेट एक्सपोर्ट होता है तो वह एग्रीगेट डिमांड में हमारा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब गाइस, एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्लोज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट है उन्हें वहीं छोड़ देना। ये ओपन इकोनॉमी है, इसे अलग से समझना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो कैसे लिखा जाता है? दैट इज C प्लस आई प्लस जी प्लस NX, ठीक है। NX को अगर आप खोल के लिखना चाहो बिल्कुल तो दैट इज X माइनस M। ये हमारा होता है एग्रीगेट डिमांड, ओके। अब आती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम है, AD इज इक्वल्स टू AS, या फिर ये कहो Y इज इक्वल्स टू AD। अब AD को आप कैसे लिखोगे? C प्लस आई प्लस जी प्लस NX, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी प्लस NX, ओके। अब यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम इनकम को डिटरमाइन करना है, तो कैसे करना है? आपका ना न्यूमेरिकल भी आया है पहले भी और आ सकता है कि इक्विलिब्रियम इनकम बताओ कितनी होगी। आपको चीज़ें दे रखी है और इक्विलिब्रियम इनकम बतानी है, तो उस केस में आपने क्या करना है? देखो, इक्विलिब्रियम इनकम के लिए हमें ये C वाले फंक्शन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे C वाले फंक्शन को सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर वही चीज़ करिए कि हमने क्या किया है, यहाँ पे y माइनस BY कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें इधर रहने दी हैं। फिर यहाँ से y कॉमन ले लिया, 1 माइनस b कर दिया है और फिर इसको यहाँ पे अपॉन में भेज दिया है,
ठीक है गाइस, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, कई बार न्यूमेरिकल में क्या होता है, आपकी इनकम को सिर्फ इनकम नहीं करा जाता बल्कि डिस्पोजेबल इनकम और नॉर्मल इनकम को अलग कर दिया जाता है। अब मैम ये चीज़ आपने क्या बता दी, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अभी सिर्फ इतनी बात जो मैंने बोली है वो अपने दिमाग में रख लो। जब न्यूमेरिकल कराऊंगी ना, हाँ मैं इस वीडियो में न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, पता है इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा है मेरे को, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कर ली, फिर आप लोगों की डिमांड आई कि मैम न्यूमेरिकल भी होने चाहिए, तो फिर मैंने न्यूमेरिकल भी इंक्लूड करें। तो न्यूमेरिकल कराते टाइम मैं इस वाली बात को आपको अच्छे से बता दूंगी। अभी आप ये देखो, इसका आपको जो ग्राफ बनाना है ना, कुछ इस तरीके से बनाना है। अगर ये लाइन आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, आपने बस इस तरीके से लाइन बना देनी है, ये और ये, ठीक है। ऊपर वाले ग्राफ जैसा ही है, बस ये है कि यहाँ पे जो आप इनकम की लाइन तो सेम ही रहेगी, बट आप जो ये एग्रीगेट डिमांड की लाइन लिखोगे, इसमें आपको 2 कंपोनेंट और ऐड करके लिखना पड़ेगा। देखो कितना सिंपल ग्राफ लिए, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड भी लिख सकते हो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो, जीडीपी की जगह वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, ये आपको थोड़ी डिटेल में समझनी है, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। क्यों? देखो अभी आपने मैडम आपने पढ़ा तो दिया, फिर आप इसे डिटेल में क्यों समझा रही हो? क्योंकि ये डिटेल में समझने वाली चीज़ है, आपको इससे डिटेल में पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हैं। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है ये तो आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन नेट एक्सपोर्ट का नेशनल इनकम से क्या रिलेशन है, ये आपको यहाँ पे समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक्सपोर्ट जो है ना वो इंजेक्शन की तरह काम करता है, और इम्पोर्ट जो है वो हमारा लीकेज की तरह काम करता है। ऊपर मैंने अभी बता दिया था ना, इम्पोर्ट लीकेज होता है, इंजेक्शन क्या होता है ये भी पता चल गया। जब इकोनॉमी में पैसा हम डालते हैं दैट इज़ इंजेक्शन, और जब इकोनॉमी से पैसा जाता है दैट इज़ हमारा लीकेज, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में हमारा पैसा आता है तो इसलिए हमारा वो क्या हो गया, इंजेक्शन, और इंपोर्ट में जाता है तो दैट इज लीकेज, ओके। अब अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो दैट इज़ ट्रेड सरप्लस, अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है तो दैट इज़ ट्रेड डेफिसिट। अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेड बैलेंस इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये बहुत सिचुएशन ना रेयर होती है, बहुत रेयर होती है ये सिचुएशन। अब देखो नेट एक्सपोर्ट को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो डोमेस्टिक इनकम कैसी है, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि डिटरमिनेंट बताओ नेट एक्सपोर्ट के, तो सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप बाहर से सामान मंगाओगे, है ना। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर के पास जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, तो वो बाहर के गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेगा, तो इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है, मतलब जो हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन हो जाएगा, तो नेट एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन होगा। इसके अलावा फॉरेन इनकम, अगर फॉरेन कंट्री की जो इनकम है वो बढ़ गई तो वो लोग क्या करेंगे, वो हमारा सामान खरीदेंगे। आपकी इनकम नहीं बढ़ी, फॉरेनर्स की इनकम बढ़ गई तो वो सामान खरीदेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा और हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। फिर एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, जब हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक $1 इज इक्वल्स टू 95 रुपीज़, तो दैट इज एक्सचेंज रेट बता दिया मैंने। अब मान लो अगर एक्सचेंज रेट में ये $1 इज इक्वल्स टू 95 की जगह $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि उनके लिए हमारा सामान सस्ता हो गया। उनके लिए, किन के लिए, फॉरेनर्स के लिए। तो फॉरेनर्स क्या करेंगे कि हमारा सामान परचेस करेंगे, तो हमारा फिर से एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। बट मान लो ये $1 इक्वल्स टू 95 से $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़ हो जाए, तो अब उन फॉरेनर्स के लिए हमारा जो सामान है वो महंगा हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव प्राइस, रिलेटिव प्राइस मतलब कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स कंपेयर टू फॉरेन गुड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द नेट एक्सपोर्ट। अगर डोमेस्टिक प्राइस जो है वो फास्टर इंक्रीज हो रहा है फॉरेन प्राइस से, तो डोमेस्टिक गुड्स महंगे हो जाएंगे, ठीक है, और फॉरेनर की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक गुड्स, तो वो फ्यूअर डोमेस्टिक गुड्स ही खरीद पाएंगे। देन ट्रेड पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ, कोटा और एक्सपोर्ट सब्सिडी वगैरह लगा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इम्पोर्ट को कम करना चाह रही है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रही है, तो इससे हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट के फेवर में है तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल इनकम में हम एक्सपोर्ट को कुछ तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात तो आपको पता है ना। अब एक्सपोर्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इनकम पे वो समझो, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अगर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा
ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को डायरेक्टली डिटरमाइन करता है एक्सपोर्ट, है ना। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर रामू काका को एम्प्लॉय कर लिया जाएगा, है ना, श्यामू को भी एम्प्लॉय कर लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, श्यामू और रामू काका की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, वो कंजम्पशन ही करेंगे। तो ये इकोनॉमी का जो फ्लो है वो चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। तो इसीलिए ये जो फ्लो है वो इंक्रीज होगा। अब आप देख रहे हो कि ये गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारा शो करेगा। अब मल्टीप्लायर इफेक्ट शो करेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दिखाना हो कि इनकम में कितना चेंज आएगा बाय द चेंज ऑफ एक्सपोर्ट, तो आपको के एक मल्टीप्लायर टर्म से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर या ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको अगर क्वेश्चन आया कि आपका जो मल्टीप्लायर है वो के है और एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है 100 से, तो फिर आप बताओ कि आपकी जो इनकम है वो कितने से इंक्रीज होगी। तो आपको 4 की मल्टीप्लाई 100 से करके दिखाना पड़ेगा कि 400 से इंक्रीज होगी। ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, फिस्कल पॉलिसी एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स ऑन नेशनल इनकम। पहले तो समझो कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। देखो, फिस्कल पॉलिसी जो है ना, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का कितना इन्फ्लुएंस है ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये ना गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और पब्लिक बोरोइंग से रिलेटेड पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है उस पर डिपेंड करती है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से पूरी इकोनॉमी को रेगुलेट करती है या फिर कंट्रोल करती है। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर 2 चीज़ें आती है, 2 इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एक तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है टैक्सेस। ठीक है। अब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पैक्ट करती है नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम को, इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई को, या फिर ये कहो कि इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप ऐसे समझो कि इफेक्ट क्या है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर का नेशनल इनकम पे। अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है रोड, स्कूल, हॉस्पिटल पे बढ़ गई तो उससे क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी है। और अगर हम ओपन मॉडल देखें तो यहाँ पे NX आप और ऐड कर दो। तो अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ये बात आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी होगी, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करनी होगी। उसके लिए क्या करना होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। उन लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड का जो ये दूसरा कंपोनेंट है सी, ये भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लायर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। आपको समझ आया किस तरीके से मल्टीप्लायर इफेक्ट प्रोड्यूस करा। एक तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ने डायरेक्टली डिमांड बढ़ा दी, दूसरा गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ने ये सी वाला फंक्शन बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ, मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पे जो चेंज इन नेशनल इनकम है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू के इंटू चेंज इन जी। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही अगर गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दे तो इससे क्या होगा, डिमांड गिर जाएगी, डिमांड गिरेगी तो फिर पूरा प्रोसेस रिवर्स में चला जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि टैक्सेस का क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इनकम पे। अब आपको ना पहले ये समझने की ज़रूरत है, आपकी जो इनकम है अगर मैं उसमें से टैक्स माइनस कर दूँ तो बाकी को जो बचेगी दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, वो इनकम जो आपकी बचती है आपके हाथ में सारे टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद। ठीक है। अब अगर टैक्स आपके इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड के पास जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो कम बचेगी। मान लो आपके पास 100 रुपये थे, 100 में से 20 रुपये आपने क्या दे दिए, टैक्स में पे कर दिया। आपके पास सिर्फ अब 80 रुपये बचे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। 80 रुपये में पिज़्ज़ा कोई आएगा नहीं, आप खा नहीं पाओगे। चलो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, आपके पास 80 रुपये बचे हैं आपके जो भी कुरकुरे वगैरह है वो खाने के लिए। इससे क्या हुआ, आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गई। पहले आप 100 रुपये में खाते कुछ, अब आप सिर्फ 80 रुपये में कुछ खाओगे। तो ये जो मेजर कॉम्पोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का वो कम हो गया, है ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर कंजम्पशन क्या है वो तो एग्रीगेट डिमांड में डायरेक्टली रिलेट करती है। तो टैक्सेस से क्या होगा, टैक्सेस से आपका जो ये सी वाला कंपोनेंट है ये डिक्रीज हो जाएगा। अब इसको आप ना देख सकते हो थ्रू द टैक्स मल्टीप्लायर। ये होता है टैक्स मल्टीप्लायर, आपको ये फॉर्मूला याद करके जाना है। ठीक है। जो टैक्स है ना वो इन्वर्सली रिलेट करता है किससे, वो इन्वर्सली रिलेट करता है नेशनल इनकम से। ओके। और टैक्स मल्टीप्लायर जो है आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसको भी डिक्रीज करता है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। इस फॉर्मूले को याद करके रखना क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आ सकता है,
और आपको फिर ये फॉर्मूला लगा के हो सकता है टैक्स मल्टीप्लाई निकालने को आ जाए। ओके, अब आ जाता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। देखो फिस्कल पॉलिसी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक है एक्सपेंशनरी, एक है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे देखी जाती है, जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है, जब गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी होती है ना, तब वो क्या करता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेता है। मतलब गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है और जो टैक्सेस है वो कम कर देता है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे जब इन्फ्लेशन का पीरियड होता है ना, तब ये ली जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, अपनी एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर देता है और टैक्सेस को बढ़ा देता है। तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसका ये ग्राफ है जो आपको बना के आना है। अब इस ग्राफ में क्या है कि सिंपल ही है, यहाँ पे आपको इनकम की लाइन हो गई, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड की लाइन हो गई। अब यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि पहले G1 था, तो E1 पे हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा था। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ गई, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ गई तो ये जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व था वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जो इनकम इंक्रीज हुई ना वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट था। बस आपको यही चीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट करके आनी है, डिस्क्रिप्शन ये पे लिख दिया है। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव मेजर होती है और वो ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट करती है नेशनल इनकम पे एज कम्पेयर टू टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस जो है वो डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड में नहीं आते, बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड में आती है जब हम लिखते हैं C+I+G+NX। ठीक है, अब आता है द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। अब मैम ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपने कहीं पे पढ़ा ही नहीं है, आप इसे पहली बार पढ़ रहे हो। तो जिन लोगों ने भी 2x की स्पीड कर रखी है कम कर लो, जो लोग भी आराम से चाय कॉफ़ी पीते हुए, मैगी खाते हुए, बात करते हुए, रील स्क्रॉल करते हुए वीडियो देख रहे हो, गाइस नहीं आएगा समझ, बता रही हूँ, ध्यान से देख लो। आपका डायरेक्टली कुछ इस तरीके से क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आपको इसमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, मतलब लिमिटेशन, अजम्पशन, उसका किसी ने क्रिटिसिज्म करा है, वो सब आपको लिख कर आना है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो फिशर क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी का ये कहना है कि अगर इकोनॉमी के अंदर आपकी जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाए, अगर इकोनॉमी के अंदर आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाए लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो सेम ही रहे, मतलब जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो तो सेम है लेकिन मनी सप्लाई बढ़ गई, तो इससे क्या होगा कि आपका प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। मतलब मनी सप्लाई जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है प्राइस लेवल से। अब मैम ये बात तो हमारे कुछ पल्ले पड़ी नहीं, आप इसे ढंग से बताओ। तो देखो मेरी बात सुनो, मान लो आपके पास जो है, आपके पास नहीं, एक आम वाला है, उसके पास 10 आम है, ठीक है। अभी जो लोगों के पास पैसे हैं दैट इज़ 100 रुपये, इकोनॉमी के अंदर जो पैसे हैं वो 100 रुपये हैं, सिर्फ 10 ही आम हैं, तो प्राइस कितना होगा? हद से हद कितने जो रुपए हैं उसमें ये 10 आम खरीदे जा सकते हैं 100 रुपये में। तो एक आम की कीमत क्या हो गई यहाँ पे? 100 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो कितनी हो गई? 10 रुपये। 10 रुपये एक आम की कीमत हो गई। बट मान लो कि 10 आम तो 10 ही हैं, अभी भी जो आम है वो 10 है, लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, मनी सप्लाई बढ़ गई तो पैसा ज़्यादा आ गया है। अब लोगों के पास पैसा कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। तो अब हर कोई ये कहेगा कि यार मेरे को आम तो 10 ही हैं बट मुझे दे दो ये आम, ठीक है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा पैसे दे दूंगा क्योंकि 10 रुपये में तो आपको दूसरा इंसान भी दे रहा है इतने सारे। अब आम तो 10 ही हैं, है ना, अब आम तो 10 ही हैं लेकिन सबके पास पैसा ज़्यादा है, सब खरीदने को तैयार है। तो इससे क्या हुआ कि अब इन आम की कीमत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब 200 डिवाइड बाय 10 होगा, मतलब आम की कीमत 20 रुपये होगी। आप इसको इस तरीके से समझो कि सामान जो है वो 10 ही है बट आपके पास पैसा बढ़ गया है, तो अब आपको किसी भी कीमत पे सामान चाहिए तो आप उसका ज़्यादा पैसा लगाने को भी तैयार हो जाओगे, भले ही वो सामान जो है वो कम पैसों का है बट आप इसके ज़्यादा पैसा लगाने को भी तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सामान तो लिमिटेड ही है ना। तो इससे क्या पता चला कि जो प्राइस है, प्राइस लेवल जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मनी सप्लाई पे। अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। अब फिशर ने क्या किया कि ये इक्वेशन दी है MP = PT। इसका मतलब क्या है? M का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी है सर्कुलेशन में, मतलब मनी सप्लाई कितनी है। V का मतलब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इन मनी, मतलब एक पैसा जो है वो कितनी बार ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है, कितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाता है, ठीक है। और P का मतलब है जनरल प्राइस लेवल और T का मतलब है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। यहाँ पे फिर उसने ये कहा कि ये जो V है
और ये जो t है वो कांस्टेंट है, ये v और t जो है वो कांस्टेंट है, उसने आगे ये चीज़ और बोल दी। अब इससे क्या है, अगर v और t कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्राइस लेवल है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा मनी सप्लाई पे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ भी कांस्टेंट है और ये चीज़ भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को आप कैंसिल ही कर दो, तो m इज इक्वल्स टू v हो गया। ठीक है, ये बात उसने यहाँ पे लिखी है। अब ये इस चीज़ को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आपको ये PDF मिलेगी, आप इसे पढ़ लेना। अब मैंने क्या बोला था, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना, इसका मतलब क्या है कि हमें अजम्पशन भी सारी लिखनी पड़ेगी। तो पहली अजम्पशन तो यही है कि वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पे कांस्टेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट ये अज्यूम करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि सारे लोग सारे रिसोर्सेज जो है वो एम्प्लॉय हो रखे हैं। दूसरा, कोई होर्डिंग ऑफ मनी नहीं है, मतलब जितना पैसा आया है सब कुछ स्पेंड कर दिया है, कोई भी आपने ऐसा सेविंग नहीं रखा है। पांचवी अजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे सप्लायर होते हैं और मतलब बहुत सारे सप्लायर होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो प्राइस है वो एक सप्लायर डिटरमाइन नहीं कर सकता, सारे सप्लायर मिलकर डिटरमाइन करते हैं। आप बस इतना याद रख लो, इतना डिटेल में मत जाओ कि परफेक्ट कंपटीशन एक अजम्पशन है इसकी। इसके अलावा मनी ही ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये भी इसकी अजम्पशन है। तो ये 6 अजम्पशन है। अब मेरिट क्या है फिशर क्वांटिटी थ्योरी की, कि इसने क्लियरली मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच का रिलेशनशिप बताया है, सिंपल और लॉजिकल फ्रेमवर्क बताया है इन्फ्लेशन को दिखाने का। देन इसने इंपॉर्टेंस जो है मॉनेटरी फैक्टर की प्राइस डिटरमिनेशन में वो बताई है, और इसने जो लेटर डेवलपमेंट हुए हैं मॉनेटरी इकोनॉमी में उनकी फाउंडेशन रखी है, उनकी नींव रखी है। अब क्रिटिसिज्म क्या है, देखो क्रिटिसिज्म ये है, जो अजम्पशन होती है ना गाइस, उन्हीं को क्रिटिसिज्म बना के रिप्रेजेंट करा जाता है। मेजर तो ये है, तो आपको अजम्पशन याद करनी है, फिर उनको क्रिटिसिज्म की तरह रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे, अनरियलिस्टिक अजम्पशन है कि कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती। दूसरी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन भी कांस्टेंट नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आपका कांस्टेंट रहेगा, नहीं ना, बढ़ता रहता है। फिर इसने डिमांड फॉर मनी को इग्नोर कर दिया, बस सप्लाई पे फोकस कर रहा है, डिमांड का कोई मतलब ही नहीं है। देन उसके अलावा इसने फुल एम्प्लॉयमेंट को किया था, लेकिन जरूरी नहीं कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट एक अनरियलिस्टिक है, कभी होता भी नहीं है इकोनॉमी में। देन मनी डज नॉट ओनली अफेक्ट द प्राइस, यहाँ पे क्या बोला कि मनी सिर्फ प्राइस पे इफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मनी और भी चीज़ों पे इफेक्ट करता है, इंटरेस्ट पे, इन्वेस्टमेंट पे, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट में। और इसका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा सही नहीं रहता। ये थ्योरी क्लेम करती है कि हमेशा एग्जैक्ट रिलेशनशिप रहेगा, बट ऐसा नहीं होता। अब इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म किया ना वो किनेशियन ने किया। किनेशियन ने कहा कि ये थ्योरी जो है ना वो ऐसी है नहीं जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोला कि प्राइस लेवल जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है मनी सप्लाई से, है ना, बट किनेशियन बोलता है कि वो डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। कैसे? क्योंकि उसने ये कहा, देखो किनेशियन के हिसाब से बात ये थी कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए। अब उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर वो लोन देना चाहे तो लोग लोन खरीदेंगे नहीं, है ना, लोन लेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज होगा। अब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, इससे क्या है कि लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा होगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट कैसे इफेक्ट होगी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा और इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ जाएगी। अब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो फैक्ट्री लगेगी, इन्वेस्टमेंट में यही तो होता है ना, फैक्ट्री लगेगी, नई नई मशीन खरीदी जाएगी, चीज़ें होंगी, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नए नए वर्कर भी हायर करे जाएंगे, तो इससे वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उनकी इनकम बढ़ेगी। अब उनके पास अगर इनकम आ गई तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना चाहेंगे। अब सामान खरीदना चाहेंगे तो इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ेगी। बट मान लो अगर सप्लाई उस पेस से नहीं बढ़ी तो डिमांड तो बढ़ गई बट सप्लाई उतने से नहीं बढ़ी, तो इससे क्या होगा, उससे जो सामान का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ ही पूरी कही गई थी। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरी पे, दैट इज किनेशियन लिक्विडिटी प्रीफरेंस थ्योरी ऑफ मनी। देखो किनेशियन ने ये कहा कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं। लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो ईजिली कन्वर्ट हो सके कैश में। तो अब ये कहो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है लोग जो है कैश में या कोई भी लिक्विड एसेट में रखना चाहते हैं, इसे कहते हैं लिक्विडिटी प्रीफरेंस। ठीक है, अब किनेशियन का कहना था कि लोग जो है 3 मोटिव के लिए पैसा रखते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, दूसरा प्रिकॉशनरी और तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है कि लोग जो है पैसा रखना चाहते हैं ताकि वो डे टू डे ट्रांजैक्शन कर सके। देखो लोगों को सैलरी जो है वो एक ही बार मिलती है, जो इनकम मिलती है वो एक ही बार मिलती है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो उनकी हमेशा होती रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि पैसा अपने पास रखते हैं ताकि वो रेगुलर एक्सपेंस को मीट कर सके। अब इससे आपको क्या समझ आता है कि अगर इनकम ज़्यादा है, किसी की इनकम ज़्यादा है,
तो उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए अपने पास पैसा रखेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हायर इनकम लीड टू हायर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अगर इनकम कम है तो लोअर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी होगी। ये बात आपको समझ आ गई। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या है कि अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सीन कंटिजेंसी जो होती है ना, मान लो अचानक से किसी को बीमारी हो गई, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, उस सिचुएशन के लिए भी पैसा जो है वो रखा जाता है एज अ रिजर्व, कैश रखा जाता है एज अ रिजर्व। ये जो डिजायर है टू होल्ड ऑफ मनी फॉर अनसर्किन सर्कमस्टांसेस, इसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। अब यहाँ पे भी ये बात है कि अगर आपके पास ज़्यादा इनकम होगी तो आप ज़्यादा पैसा एज अ प्रिकॉशनरी मोटिव रखोगे। अगर आपके पास 100 की जगह 200 रुपये हैं तो अगर पहले आप 20 रुपये बचा रहे थे तो अब आप 40 रुपये बचाओगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा प्रिकॉशनरी डिमांड रखोगे और लोअर इनकम है तो प्रिकॉशनरी डिमांड आपकी कम होगी। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी जो है ना वो इनकम पे डिपेंड करता है। इतनी बात ना ध्यान रखना, अपने दिमाग में बैठा के रखना। अब तीसरा आता है स्पेकुलेटिव मोटिव। देखो स्पेकुलेटिव मोटिव जो है वो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है किनीशियन का। लोग जो हैं वो ज़्यादातर अपना जो पैसा है दो चीज़ में रखते हैं, या तो वो कैश के फॉर्म में रखते हैं या फिर वो बॉन्ड या अदर फाइनेंशियल एसेट के फॉर्म में रखते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आप कैश के फॉर्म में पैसा रखना चाहोगे? नहीं, आप क्या करोगे कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, मैं ना बॉन्ड में पैसा डाल देता हूँ, क्योंकि अगर कैश में रखूंगा तो मेरे फालतू में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, कुछ मिलेगा तो है नहीं। बट अगर मैं बॉन्ड में डाल दूंगा तो मेरे को कुछ मिलेगा, मेरे को पे बैक होगा। तो जब इंटरेस्ट बढ़ता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग जो है वो ज़्यादातर पैसा अपना जो है वो बॉन्ड में डालते हैं इंस्टेड ऑफ द कैश। तो आपका जो स्पेकुलेटिव मोटिव है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। ओके, इतनी बात आपको समझ आई। एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका जो बॉन्ड का प्राइस है, बॉन्ड का प्राइस जो है वो घटेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, बॉन्ड खरीदना शुरू कर देंगे। अब बॉन्ड खरीदना शुरू कर देंगे, लेकिन वो लोग जो है वो पिछला बॉन्ड नहीं खरीदना चाहेंगे जिस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, वो नया बॉन्ड खरीदना चाहेंगे, इसीलिए पिछले बॉन्ड का जो प्राइस है वो गिर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ना इतना मत समझो। पहला मेन चीज़ आपको जो समझनी है स्पेकुलेटिव मोटिव में वो यही है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका मतलब क्या है कि लोग बॉन्ड परचेस करते हैं और कैश में पैसा कम रखना चाहते हैं। इसका मतलब स्पेकुलेटिव मोटिव जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है इंस्टेड ऑफ इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल डिमांड है मनी की वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करी गई थी। क्या? L1 का मतलब है प्रिकॉशनरी और द ट्रांजैक्शन डिमांड, L2 का मतलब है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर द मनी। अब ये जो L है वो फंक्शन है Y और R का। इसका मतलब क्या है, जो डिमांड है फॉर अ मनी वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एक तो इनकम पे डिपेंड करती है और एक इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि दो का तो इनकम पे डिपेंड करता है और स्पेकुलेटिव का इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। यही चीज़ जो है वो बताई थी बाय द किनीशियन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है, द लिक्विडिटी प्रीफरेंस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू किनीशियन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन करा जाता है कैसे? डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी के हिसाब से। मैंने आपको ये बता दिया ना कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। अब इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द डिमांड ऑफ मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी। देखो डिमांड ऑफ मनी का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है। कैसे? अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊँ, ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है जो डिमांड फॉर मनी है वो कम होती चली जाती है। अब इंटरेस्ट रेट पहले इतना था तो मनी की डिमांड कितनी थी? इतनी थी। अब इंटरेस्ट रेट हो गया इतना तो डिमांड फॉर मनी कम हो गया, तो इसलिए डिमांड फॉर मनी जो होता है वो नीचे को आता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है। बट यहीं पे अगर मैं सप्लाई ऑफ मनी का अगर आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो मार्केट से डिटरमाइन नहीं होती। वो कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पे डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी होता है। अब इसको ना ग्राफ के थ्रू आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये है हमारा सप्लाई ऑफ मनी जो बिल्कुल सीधा कर्व है। ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिटरमाइन करा जाता है बाय द RBI, बाय द गवर्नमेंट। ये हमारा है डिमांड फॉर मनी का कर्व, ये नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है, जो डिमांड फॉर मनी है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे E है मतलब इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे क्या है कि मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर मनी है और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हो रहा है। अगर इससे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्या है कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, नीचे आओगे तो हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक चीज़ और है, दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप तब होता है जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ वेरी लो इंटरेस्ट रेट
पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा और बॉन्ड का प्राइस जो है वो कम होगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, सारा पैसा जो है वो कैश में रख लेते हैं, इन्वेस्ट ही नहीं करते। अब सारा का सारा पैसा कैश में रख लेते हैं, इन्वेस्ट ही नहीं करते। इस सिचुएशन में जो मनी सप्लाई है वो इंटरेस्ट रेट को फर्दर रिड्यूस करती ही नहीं है, और इसीलिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना वो इनइफेक्टिव हो जाती है। मतलब सिंपल ये है कि लिक्विडिटी ट्रैप इज अ लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ड्यूरिंग अ डीप रिसेशन, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट ही नहीं करेगी मनी सप्लाई को अगर लिक्विडिटी ट्रैप जैसी सिचुएशन हो जाएगी तो। ठीक है, अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। पहला, ये रियल फैक्टर को जैसे प्रोडक्टिविटी और सेविंग को इग्नोर कर देता है। एक्सेसिव एम्फेसिस जो है वो डिमांड फॉर मनी पे डाल दिया है, ये अज्यूम करता है कि मनी सप्लाई फिक्स्ड है। दूसरा, जो एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग फ्यूचर की इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा घटेगा, ये प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, और यहाँ पे माना गया है कि बहुत आसानी से प्रिडिक्ट हो जाती है। दूसरा, ये शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट तो अच्छे से डिटरमाइन करता है लेकिन लॉन्ग रन नहीं करता। अब जो बहुत ही हार्ड और डिफिकल्ट टॉपिक थे उनका हो गया है एंड। अब आते हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक एंड इट्स लिमिटेशन। देखो, कमर्शियल बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, वो क्या है, क्रेडिट को क्रिएट करने का। कमर्शियल बैंक को कहा जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ द क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएशन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे जो बैंक है वो एडिशनल परचेसिंग पावर क्रिएट कर लेता है थ्रू द लेंडिंग एक्टिविटी। मतलब अगर बैंक को आप 100 रुपये दो तो वो 100 के 200 बना लेता है। मैम मैजिक है क्या बैंक के पास? हाँ हाँ, मैजिक ही है, मैजिक ही है, वो क्रेडिट क्रिएशन करता है। इनिशियल डिपॉजिट को लोन दे के वो क्या करता है कि प्राइमरी डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा जो मनी सप्लाई है वो क्रिएट कर लेता है। अब कमर्शियल बैंक काम कैसे करता है? देखो, कमर्शियल बैंक के काम करने का सिस्टम समझो। When a person deposit a money in a bank, bank not required to keep the entire amount as a cash. उनको पूरा पैसे कैश में नहीं रखना होता, सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट अदर रिजर्व रखना होता है और बाकी का वो लैंड कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, उधार पे दे सकते हैं। अब लोन दे दिया बैंक ने तो इससे क्या होगा कि बैंकिंग सिस्टम में नया डिपॉजिट आ जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि मान लो 100 रुपये थे बैंक के पास, 80 रुपये उसने एज अ लोन दे दिया। अब जिसको लोन दिया उसने फिर से बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो फिर से 80 रुपये हो गए बैंक के पास। अब उसने इन 80 रुपये में से फिर से क्या किया कि 20 रुपये काट के 60 रुपये लोन दे दिया। अब 60 रुपये फिर से बैंक में डिपॉजिट हो गए इनडायरेक्टली, है ना, क्योंकि पैसे क्या किए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए गए। अब 60 रुपये में से फिर उसने 40 रुपये का लोन दे दिया, तो इससे क्या हुआ कि मनी जो है वो क्रिएट होता रहता है, घूमता रहता है और क्रिएट होता रहता है। अब कमर्शियल बैंक जो है उसको फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम के थ्रू ही क्रेडिट क्रिएशन होता है। फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ कुछ पैसा आपको एज अ रिजर्व रखना होता है। मान लो 10,000 थे बैंक के पास, कैश रिजर्व रेशो है 20%। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है, वो डिपॉजिट जो बैंक को अपने पास रखना होता है, RBI के पास रखना होता है। ठीक है, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। ओके, अब बैंक ने क्या किया कि 20% मतलब 2,000 रुपये तो एज अ रिजर्व रख दिए, बाकी के 8,000 लोन दे दिए। अब इस तरीके से ये साइकिल पूरी चलती रही और एंड में आप देखोगे तो इतने सारे पैसे लोन में देके और बैंक ने डिपॉजिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर लिया। लेकिन मैम ये पता कैसे चलेगा कितना डिपॉजिट क्रिएट किया? तो उसी को कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। देखो, क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि कितना पैसा जो है बैंक ने क्रिएट किया होगा। कैसे? क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/CRR। देखो, अगर आपको डायरेक्टली CRR दे रखा है तो 1/CRR करके आना है। अगर न्यूमेरिकल्स में आपको रिजर्व रेशो दे रखा है या फिर SLR भी दे रखा है तो आपको 1/LRR करना है। 1/LRR क्या होता है, CRR प्लस SLR। ठीक है, दोनों को ऐड करके आता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ CRR दे रखा है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा, 1/CRR। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। तो CRR कितना हो गया हमारा 20%, 1/CRR करेंगे तो क्रेडिट मल्टीप्लायर आ गया 5%। मतलब अगर इनिशियल डिपॉजिट 10,000 थी तो क्रेडिट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल डिपॉजिट बैंक ने कितनी क्रिएट कर लिया, 50,000। ठीक है, अब लिमिटेशन क्या है क्रेडिट क्रिएशन की? सबसे पहले तो प्राइमरी डिपॉजिट। अगर प्राइमरी डिपॉजिट ही कम है तो बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्रिएट ही नहीं कर सकता। दूसरा, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, जो रिजर्व बैंक अपने पास रख लेती है। अगर कैश रिजर्व रेशो जो है ऊपर कितना था 20%, अगर मैं उसे बढ़ा के 40% कर दूँ तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिजर्व रह जाएगा, मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लायर क्या है 1/CRR। अगर CRR की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू घट जाएगी। देन लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, मैंने अभी आपको क्या बताया, LRR जो है वो बेसिकली यूज़ होता है जिसके अंदर CRR और SLR दोनों होता है। तो ये SLR का मतलब भी होता है कि स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डिपॉजिट जो लिक्विड एसेट के फॉर्म में जो बैंक है उसको अपने पास रखना होता है।
ठीक है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या है, रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ता है और मल्टीप्लायर जो है वो कम हो जाता है। हैबिट ऑफ होल्डिंग अ कैश बाय द पब्लिक, अब ये माना गया है कि सारा पैसा जो है ना बैंक में रख दिया जाता है। मैंने अभी आपको यही तो समझाया ना, सारा पैसा जो है वो बैंक में रख दिया जाता है, बट ऐसा तो नहीं है ना, आपके घर वाले भी कुछ पैसा तो कैश में रखते होंगे। तो ये चीज़ भी जो है वो लिमिटेशन क्रिएट करती है। दूसरा, एबिलिटी ऑफ क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बोरोवर, देखो बैंक को क्रेडिट देने के लिए बोरोअर की विलिंगनेस होनी चाहिए और वो एलिजिबल भी होना चाहिए लोन लेने के, ठीक है। लेकिन रिसेशन के टाइम पे जो पर्सन है वो लोन लेना चाहता ही नहीं। इसके अलावा बैंक भी अगर किसी को लोन देता है तो उसे कोलेट्रल चाहिए होता है, ठीक है, किसी चीज़ पे तो वो लोन देगा ना, क्रेडिट वर्थनेस होनी चाहिए। बट अगर बोरोवर की क्रेडिट वर्थनेस नहीं है तो देन उसके बाद एबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी एंड कोलेट्रल, वही चीज़ कि अगर कोलेट्रल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लोन कैसे देगा बैंक, नहीं देगा आपको लोन, तो उसका जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है वो थोड़ा थम सा जाएगा। देन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, देखो सेंट्रल बैंक की बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसी हैं जिन्हें अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी जो पॉलिसी हैं वो क्या करती हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती हैं और क्रेडिट क्रिएशन को भी कंट्रोल करती हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़नी है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है ताकि वो सप्लाई ऑफ मनी और जो क्रेडिट है इकोनॉमी में उसको रेगुलेट कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। इंडिया के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहली जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, वो मिनिमम परसेंटेज होता है जो कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का रखना पड़ता है। मान लो 1000 है तो 1000 का 10% जो है वो CRR है। इसका मतलब क्या है कि 1000 का 10% जो है वो बैंक को RBI के पास रखवाना पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ये इसलिए है क्योंकि मान लो अगर बैंक को, अगर RBI ने जो कैपेसिटी है, लेंडिंग कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की, वो कंट्रोल करनी है तो वो क्या करेगा, CRR को बढ़ा देगा। CRR को बढ़ा देगा तो इसका मतलब है कि बैंक के पास कम पैसा होगा एज अ लोन देने के लिए। अब लोन देने के लिए कम पैसा होगा, इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम होगी, है ना, क्योंकि लोन हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, पैसा कम है, लोगों को ज़्यादा लोन चाहिए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना। तो अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, अब ज़्यादा लोग ज़्यादा थोड़ी पैसा लेंगे। पहले तो कम इंटरेस्ट रेट में मिल रहा था, सब लोग खरीद रहे थे, लोन ले रहे थे, बट अब नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट कम हुई तो इसका मतलब फैक्ट्री नहीं लगेगी, फैक्ट्री नहीं लगेगी तो इसका मतलब वर्कर को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, वर्कर को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, वर्कर्स की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो इसका मतलब है वो उस इनकम से जो सामान खरीदने वाले थे वो नहीं खरीदेंगे, मतलब एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाएगी, बिकॉज वर्कर्स का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो इससे हमारी पूरी जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। अगर इसका उल्टा कर दो तो मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। अब आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट होता है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट कुछ भी हो सकती है, कैश, गोल्ड, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है। अब कैश रिजर्व रेशियो जो है वो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो RBI के पास रखना होता है, बट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बैंक को खुद के पास रखना होता है। अगर बैंक ने RBI ने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बढ़ा दिया ना तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एज अ रिजर्व रखना होगा, तो वो कम लोन दे पाएगा, और कम लोन दे पाएगा तो मतलब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। देन आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंक अगर शॉर्ट टर्म फंड बोरो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन दिया जाता है दैट इज द रेपो रेट, ठीक है। कमर्शियल बैंक को टेम्परेरी शॉर्टेज फील होती है तो वो कई बार क्या करता है, RBI से लोन ले लेता है। अगर ज़्यादा रेट पे RBI उसे लोन दे रहा है तो उसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक की जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे उसे लोन मिल रहा है तो वो कम बोरो करेगा। अब बोरो कम करेगा तो आगे को वो जो लोन देने वाला होगा वो भी कम देगा, तो इससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ओपन मार्केट। इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी को डायरेक्टली अफेक्ट किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, मान लो मनी सप्लाई बढ़ी हुई है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटी बेच देगी और लोगों से सिक्योरिटी के बदले में पैसा ले लेगी। अब वो पैसा ले लेगी तो इसका मतलब क्या है कि जो पैसा इकोनॉमी में था वो RBI ने वहाँ से निकाल लिया तो मनी सप्लाई कम हो जाता है, बट इसका उल्टा करो तो मनी सप्लाई बढ़ भी जाता है। देन आता है फंक्शन ऑफ मनी एंड मीजर ऑफ मनी सप्लाई। देखो मनी का फंक्शन क्या है, आप सबको पता है कि मनी क्या है, आज पूरी इकोनॉमी मनी पे डिपेंड कर रही है, तो सेंट्रल पोजीशन है मनी की इंडियन इकोनॉमी में। अब इसके फंक्शन को हम डिवाइड करते हैं इन अ प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है, सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होनी चाहिए थी, बहुत दिक्कत रहती थी। लेकिन आज आपके पास अगर पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, आपको मतलब नहीं है कि उसके पास गेहूं
गेहूं है या नहीं, आपको चावल चाहिए या नहीं, कोई मतलब नहीं है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल खत्म हो गया। आपके पास पैसा है, आप जाके मोमोज खा सकते हो, बात खत्म। देन उसके बाद मीजर ऑफ वैल्यू। मीजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आज हर गुड्स एंड सर्विसेज को हम मीजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मनी। मतलब कुरकुरे की कीमत कितनी है, 10 रुपये, ठीक है। मोमोज की कितनी कीमत है, 50 रुपये। आपको पता है कैसे, क्योंकि आप हर सामान की वैल्यू जो है वो मनी के टर्म में मेजर कर रहे हो। तो मनी क्या है, एज अ मीजर ऑफ वैल्यू भी यूज होता है। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, पहले क्या करते थे लोग, सामान स्टोर करते थे, ठीक है, गेहूं चावल वगैरह। आज के टाइम क्या है, आप पैसा स्टोर कर सकते हो। आप बड़े आराम से पैसा स्टोर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, वो ख़राब भी नहीं होंगे, स्पॉइल भी नहीं होंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करता है। देन डेफर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं होता कि अभी के अभी सारे ट्रांजेक्शन हो गए, नहीं, कोई फ्यूचर में भी होता है ना, जैसे लोन, मॉर्गेज, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जहाँ पे स्टैंडर्ड फ्यूचर पेमेंट की ज़रूरत होती है। और मनी जो है वो एक स्टैंडर्ड पेमेंट की तरह एक्ट करता है, बिकॉज डेट और ऑब्लिगेशन जो है वो एक्सप्रेस की जा सकती है मॉनेटरी टर्म में विद द हेल्प ऑफ मनी। देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पे आप इजीली पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास पैसा है, आपको अपने फ्रेंड को देना है, आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकता था ना। अब क्योंकि मनी है तो इंडिविजुअल परचेसिंग पावर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो सकती है। इसके अलावा कुछ कंटीजेंसी फंक्शन भी है मनी के। कंटीजेंसी फंक्शन क्या है कि मनी सप्लाई जो है वो हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम को अमंग द फैक्टर ऑफ प्रेडिक्शन में। अब मनी सप्लाई इन इंडिया, देखो मनी सप्लाई जो है ना इंडिया में, उसको 4 तरीके से मेजर किया जाता है, M1, M2, M3 एंड M4। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके फॉर्मूले जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। M1 जो है वो नैरो मनी है। M1 नैरोस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। इसके अंदर मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी आती है, दैट इज सी करेंसी ऑफ द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, अदर डिपॉजिट विद द RBI, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन आता है M2। M2 जो है वो ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी होता है। इसके अंदर M1 तो आता ही है, इसके अलावा सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी आता है, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा ब्रॉड मनी, दैट इज M3। M3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है मनी सप्लाई का। इंडिया में फ्रिक्वेंटली यही यूज़ किया जाता है। M3 के अंदर M2 नहीं आता, ध्यान रखना, M2 नहीं आता, M1 आता है, प्लस टाइम डिपॉजिट विद द मनी आता है। टाइम डिपॉजिट के अंदर आपका फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है, एक बार आपने पैसे डाल दिए और आप बहुत साल बाद उसे निकाल रहे हो। और रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या है, हर साल आप 100 रुपये करके या 20 रुपये करके डाल रहे हो, ठीक है। आप इसे इमीडिएटली विड्रॉ नहीं कर सकते। M3 जो है वो हाईली लिक्विड मनी भी इसके अंदर होता है और टाइम डिपॉजिट भी होता है, तो इसीलिए ये ब्रॉड मनी होता है। देन आता है M4 ब्रॉडेस्ट मनी है। इसके अंदर M3 आता है और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, ठीक है। अगर हम इनका रिलेशन देखें साइज के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा है M1, फिर M2, फिर M3 और फिर M4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिख दिए और आओ एक बार इसका रिविजन आपको कर लेना है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रिएशन, कंजम्पशन फंक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। देखो कंजम्पशन फंक्शन मैंने अभी आपको ऊपर भी पढ़ा है, कैसे, क्या फंक्शन था, C इज इक्वल्स टू A प्लस BY, याद आया। कंजम्पशन फंक्शन मैंने ऊपर भी पढ़ा है। कंजम्पशन और सेविंग दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे जो किनीशियन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिए थे, ठीक है। अब इनकी रिलेशनशिप समझने के लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन को समझना ज़रूरी है और फिर उससे हम सेविंग फंक्शन को डेराइव करना सीखेंगे। देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ करंट डिस्पोजेबल इनकम। आज की कितनी डिस्पोजेबल आपकी इनकम है उस पर कंजम्पशन फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन तो फिक्स होता है, लेकिन आपकी इनकम अगर बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ठीक है। आपको ये बात समझ आनी चाहिए। देन कंपोनेंट क्या होता है इसके, सबसे पहले ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, वही कंजम्पशन, अगर आप इनकम जीरो है तो भी आप इसे कंज्यूम करोगे, दैट इज द कंजम्पशन। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जब आप ग्राफ बनाते हो तो यहाँ से ये जो डिफरेंस है दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक चीज़ और, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 से 1 के बीच में रहती है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी कि कंजम्पशन फंक्शन इंक्रीज होता है इनकम के साथ, लेकिन हमेशा उतना इंक्रीज नहीं होता जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है। मान लो इनकम अगर 100 से इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन हो सकता है 80 से इंक्रीज हो, बट ज़रूरी नहीं कि 100 से ही इंक्रीज हो, 100 से कभी इंक्रीज नहीं होता। देन MPC पॉजिटिव होता है बट लेस देन 1 होता है। एट अ लो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज़्यादा हो सकती है। अगर इनकम कम है ना तो उस टाइम पे कंजम्पशन ज़्यादा हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन भी आता है ना, ठीक है। देन उसके बाद आपको कंजम्पशन फंक्शन का अगर ग्राफ बनाने को आएगा, डायग्राम बनाने को आएगा, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। कंजम्पशन फंक्शन कौन सा है, कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ है ये होता है, ये इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना वो आपकी रिप्रेजेंट करती है स्लोप को कैसे,
स्लोप क्या है कंजम्पशन फंक्शन में, b जो है ना वो स्लोप है, और स्लोप क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन c, दैट इज उल्टा लग दिया, चेंज इन c अपॉन चेंज इन y, दिस इज द स्लोप एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय द b। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये पूरा ग्राफ आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम सेविंग फंक्शन को इससे डिराइव करते हैं। तो देखो ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। अब मैं इससे क्या करूँगी, यहाँ पे s इज इक्वल्स टू y माइनस सी लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये वाली चीज़ इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दूँ तो क्या हो जाएगा s, तो यहाँ पे देखो s इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए माइनस बी वाई हो जाएगा। अब अगर मैं y को कॉमन ले लूँ तो माइनस ए प्लस वाई 1 माइनस बी हो जाएगा, और यही हमारा सेविंग फंक्शन है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जो माइनस ए है दैट इज ऑटोनोमस डिसेविंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी इनकम लेवल 0 है तो आप कुछ तो कंज्यूम करते हो ना, कैसे कंज्यूम करते हो, सेविंग में से निकालते हो ना पैसा, तो इट इज़ अ डिसेविंग, और ये माइनस है तो इसलिए डिसेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बी क्या है, बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। 1 माइनस बी करोगे तो इसका मतलब क्या है, 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो किसके इक्वल होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, चेंज इन एस चेंज इन वाई, मतलब इनकम में चेंज आने की वजह से आपके सेविंग में कितना चेंज आया, दैट इज। तो रिलेशनशिप अगर मैं देखूं एमपीएस और एमपीसी की, दैट इज 1। क्यों, क्योंकि b प्लस 1 माइनस बी करूंगी तो क्या आएगा, दैट इज द 1। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे ग्राफिकल फंक्शन। देखो वैसे तो आपके किसी भी क्वेश्चन पेपर में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन नहीं आया है फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन, बट स्टिल मैंने यहाँ पे शो कर दिया और एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। देखो सेविंग फंक्शन आपको कैसे दिखाना है ग्राफ में, कुछ इस तरीके से आपका सेविंग का स्लोप होगा। क्यों, नीचे से क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकम आपकी भले ही 0 हो बट आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, और जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उतना नीचे से सेविंग का कर्व शुरू होता है। जिस पॉइंट पे आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है, आपका जो आपका कंजम्पशन का ग्राफ होता है और जो इनकम है वो इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट पे आपकी सेविंग 0 होती है, क्योंकि आपकी जितनी इनकम है आप उतनी कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके पास सेविंग कुछ बची नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही चीज़ को रिप्रेजेंट करा है और आपको डराइव करके दिखाया। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो अभी तक मैंने आपको इसमें पढ़ाए हैं, आपको इन्हें याद करके रखना है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मार्जिनल एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव। गाइस देखो मैं आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तो पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मैम फिर आपने ये क्यों दिया, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था तो आपको मैंने पूरा लिख के दिखा दिया। देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या दिखाता है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम जो आपने स्पेंड कर दी। आपकी इनकम अगर 100 है उसमें से आपने 80 स्पेंड कर दी, तो इसका मतलब क्या है, कितना प्रोपोर्शन आपने स्पेंड कर दिया, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ये जो प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन होता है ना डिक्रीज होता है। ठीक है, आप इस टेबल की हेल्प से ये देख सकते हो। देन उसके बाद आता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में कितना आपका सेविंग बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका जो सेविंग है दैट इज डिवाइड बाय इनकम, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आपको ये बात याद रखनी है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी बढ़ता है, क्योंकि आप कंज्यूम नहीं करते, आपकी इनकम फिर क्या होती है, आप सेव करना शुरू कर देते हो। पहले आपके पास 100 रुपये थे तो आप 80 रुपये जो है वो कंजम्पशन में डाल रहे थे, बट जब 200 रुपये हो गए तो आपने कितना किया, आपने 160 रुपये नहीं किया, आपने 140 रुपये सिर्फ कंज्यूम करे, बाकी के सेव कर लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करती है। इट रिप्रेजेंट टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जीडीपी को हम 2 तरीके से मेजर करते हैं, नॉमिनल एंड द रियल। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, देखो इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में, लेकिन हम उन्हें मेजर करते हैं करंट प्राइस पे। मान लो कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, 100 गुड्स प्रोड्यूस हुए, उनका करंट प्राइस क्या चल रहा है, 50 रुपये, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी पता है क्या हो जाएगा, दैट इज 5000। बट रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है, देखो रियल जीडीपी जो है वो मेजर करता है बेस प्राइस पे, करंट प्राइस पे मेजर नहीं करेगा, बेस प्राइस पे मेजर करेगा। मान लो करेंटली हमारी प्रोडक्शन कितनी है, 100 यूनिट की है, बेस प्राइस कितना है हमारा बेस प्राइस है 20 रुपये, तो रियल जीडीपी हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई 100, 2000 रुपये।
ठीक है। अब इससे क्या हेल्प मिलती है, देखो रियल जीडीपी में हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में कितना आउटपुट इंक्रीज हुआ है। अब दोनों एग्जांपल में जो हमारा आउटपुट था वो तो 100 ही था, लेकिन नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा दिखा रही थी, रियल जीडीपी कम दिखा रही थी। इसका मतलब क्या है कि रियल जीडीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा रिलायबल मेजर है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही जो मैंने आपको बताया है, आप इसको एक बार ही पढ़ लीजिएगा, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। अब आ जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, प्राइस इंडेक्स है जो मेजर करता है एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो जीडीपी में इंक्लूड है। डिफ्लेटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो इन्फ्लेशन इफेक्ट है ना उसको हटा देता है, नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन इफेक्ट को हटा देता है, दैट इज द जीडीपी डिफ्लेटर। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, इसको जरूर याद कर लेना, इस पर न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब देखो जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों ही इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, बट जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना वो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रही है ना उनको मेजर करता है, मतलब कैपिटल गुड्स भी कंज्यूमर गुड्स भी। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ कंज्यूमर गुड्स पे फोकस करता है, वो कैपिटल गुड्स या इन्वेस्टमेंट सर्विस को नहीं लेता। इसके अलावा जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो चेंजिंग बास्केट ऑफ गुड्स लेता है, ठीक है। मान लो पहले क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी पहले कितनी थी, 100 यूनिट थी, बट करंट ईयर में क्वांटिटी कितनी हो गई है, 200 यूनिट हो गई है। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो 200 यूनिट को यूज़ करके मेजर करेगा, बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमेशा बेस क्वांटिटी लेता है, ओके। अब इसका न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखी है, रियल जीडीपी दे रखी है। आपको जीडीपी डिफ्लेटर पूछा तो आपको क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी में से रियल जीडीपी को डिवाइड कर देना है, मतलब नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 करना है, आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इंटरप्रिटेशन लेवल और समझ लो। देखो जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 है इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी, बट अगर 120 है इसका मतलब क्या है कि एवरेज प्राइस लेवल 20% से बढ़ा है, बेस ईयर से आज के टाइम पे जो प्राइस है वो 20% बढ़ा है। अब आता है मेथड ऑफ मेजरिंग अ नेशनल इनकम। देखो 12th क्लास में आपने ये टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बड़े अच्छे से समझाने जा रही हूँ, ठीक है। देखो नेशनल इनकम को 3 तरीके से मेजर किया जाता है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 1 ईयर। ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। प्रोडक्शन जो है ना जितना प्रोड्यूस हुआ है उसी से इनकम होगी, उतनी एक्सपेंडिचर होगी, इसीलिए हम ये मानते हैं कि प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। और ये तीनों मेथड इक्वल आंसर देते हैं, कभी भी इनका आंसर जो है वो डिफरेंस नहीं होता। देखो ये तीनों चीज इक्वल कैसे हैं ये भी समझ लो। जब भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है तो इनकम जनरेट होती है फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस जनरेट करने के लिए हमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, उन सब से सामान लेना पड़ेगा, लैंड लेना पड़ेगा, कैपिटल लगेगी हमारी, लेबर यूज होगी, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम इनकम भी देंगे उनको, है ना। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम जनरेट होती है। अब ये जो इनकम है वो अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विस पे यूटिलाइज होती है, तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब एक एक करके इस मेथड को समझ लेते हैं। सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। देखो वैल्यू एडेड मेथड जो है वो मेजर करता है नेशनल इनकम को फ्रॉम अ प्रोडक्शन साइड ऑफ इकोनॉमी। ये मेथड क्या कहता है कि जो भी वैल्यू एडेड हो रही है ना हर एक स्टेज पे उसको आप ऐड कर दो। ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपली क्या करता है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने में हर स्टेज पे वैल्यू ऐड हो रहा है सिर्फ हम उसको ऐड करते हैं, टोटल को नहीं ऐड करते क्योंकि उससे डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो वैल्यू एडेड क्या करता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन को माइनस कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेथड आता है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड जो है वो मेजर करता है नेशनल इनकम को फ्रॉम अ इनकम साइड ऑफ इकोनॉमी। ये क्या करता है कि एक सामान जब हमने प्रोड्यूस करा तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने इनकम दी होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, तो वो जितनी इनकम हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी है अगर हम उन सबको ऐड करते हैं, मतलब लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो भी हमने पेमेंट करा है अगर हम उन सारे पेमेंट को ऐड कर दे तो हमारा जो है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, वेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से हम जो पेंशन, स्कॉलरशिप और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है ना उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल गेन होता है और विंडफॉल गेन होता है उसको भी हटा देते हैं। अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है, अब जो भी पैसा आया होगा उसको एक्सपेंस की तरह ही यूज़ किया होगा, मतलब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने, गुड्स एंड सर्विस परचेस करने के लिए यूज़ किया होगा। तो ये जो है नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर साइड से मेजर करता है। ये क्या कहता है, जितनी भी एक्सपेंडिचर हुई है ना फाइनल गुड्स एंड सर्विस की ड्यूरिंग एन ईयर उन सबको आप ऐड कर दो ताकि आपके पास नेशनल इनकम आ जाए। तो एक्सपेंडिचर के कॉम्पोनेंट क्या है, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, प्लस एक्स। अगर आपका 2 सेक्टर मॉडल है तो वहाँ पे आपका 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ सी प्लस आई आएगा। अगर पूरा ओपन इकोनॉमी है तो आपका फिर इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी,
ओके ये जो तीनों मेथड है वो सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूले हैं जो इसमें से आपको याद करने, मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ मीटर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। देखो जीडीपी क्या होती है ये आपको पता चल गई, लेकिन लोग ये एज्यूम करते थे कि अगर जीडीपी बढ़ रही है ना तो लोगों का वेलफेयर ऐसे हो जाएगा, अगर जीडीपी ज़्यादा तो इसका मतलब क्या है, लोगों का वेलफेयर ज़्यादा। बट धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं होता है, जीडीपी इंक्रीज हो रही होती है फिर भी जो लोगों का वेलफेयर है वो नहीं हो रहा होता, बिकॉज लोगों का वेलफेयर जीडीपी पे डिपेंड नहीं करता, वो और चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लेजर, एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देयरफॉर जीडीपी जो है वो इम्परफेक्ट मीजर है फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर, और इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या क्या, पहले ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देता है। ठीक है जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान इकोनॉमी में ऐसा है जिसके पास पूरा पैसा है और बाकियों के पास 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये बस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ढंग से हो नहीं रहा, और जीडीपी तो इस चीज़ को देखती ही नहीं है। देन नॉन मार्केट एक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती हैं बट जीडीपी तो उनको काउंट भी नहीं करता, जैसे हाउस होल्ड वर्क परफॉर्म बाय द होम मेकर, केयर प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन, एल्डर फैमिली मेंबर, वॉलेंट्री सर्विसेज, इन सबको जीडीपी तो देखता ही नहीं है। तो जीडीपी ट्रू इंडिकेटर कैसे हो गया? देन जीडीपी डज नॉट कंसिडर द लेजर। देखो इकोनॉमिक वेलफेयर सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करता बट क्वालिटी ऑफ लाइफ पे और आपकी ज़िंदगी में कितना आराम है उस पर भी डिपेंड करता है। गाइस जो लोग आराम का नाम सुन के आराम करने के बारे में सोच रहे हो ना, मत करो, एक ही दिन है, मेहनत से पढ़ो। ठीक है, देन सपोज जीडीपी इंक्रीज बिकॉज पीपल वर्क लॉन्गर आवर, लोगों से बहुत घंटे काम करा रहा है और जीडीपी इंक्रीज भी हो गई, तो उससे क्या फ़ायदा, लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो खराब हो गया ना। ठीक है, देन उसके बाद जीडीपी इन्वायरमेंटल डैमेज को भी इग्नोर कर देता है। देखो जीडीपी हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उससे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बट जीडीपी कहाँ रिकॉर्ड कर रहा है इन सबको? जीडीपी तो बस ये रिकॉर्ड कर रहा है कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कंट्री ऊपर जा रही है। ठीक है, देन उसके बाद जीडीपी डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलो गुड्स एंड सर्विसेज अब बढ़िया बन भी गए, क्वांटिटी तो देख ली, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी कौन रिप्रेजेंट करेगा? जीडीपी तो रिप्रेजेंट नहीं करता, तो जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। देन जीडीपी सोशल कॉस्ट को भी इंडिकेट नहीं करता। देखो कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो जीडीपी को तो इंक्रीज करती हैं लेकिन वो वेलफेयर को कम करेंगी। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर एक्सीडेंट, क्राइम प्रिवेंशन मेजर, पॉल्यूशन कंट्रोल इंक्रीज द जीडीपी बिकॉज दिस इन्वॉल्व द मार्केट ट्रांजेक्शन। हाउएवर सच एक्सपेंडिचर सोशल प्रॉब्लम बढ़ाता है रेदर देन इम्प्रूवमेंट वेलबींग, एंड थस जीडीपी में इंक्रीज द जीडीपी इंक्रीज होगी लेकिन फिर भी बहुत सारे इकोनॉमिक सोशल डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। देन जीडीपी डज नॉट मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी क्या ये सब मेजर करता है? नहीं करता। जीडीपी जो है वो बहुत ही डिफरेंट स्टैंडर्ड है, और ना ही वो हेल्थ केयर मेजर करता है, ना ही एजुकेशन, और ना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। देखो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनकम कैसे सर्कुलर फ्लो होती है वो आपको समझाना भी बाकी है। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक का। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे इनकम, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर कॉन्टिन्यूसली मूव करती हैं डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि किस तरीके से जो डिफरेंट सेक्टर इकोनॉमी के वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब पहले हम 2 सेक्टर में समझते हैं। 2 सेक्टर में 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं वो समझते हैं। देखो इसको देखो, यहाँ पे 2 सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड और एक फर्म। अब हम ये मानते हैं कि जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म को, जिसके बदले में फर्म जो है वो फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को। फैक्टर सर्विस क्या होती है? जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देगा, उसके बदले में फर्म क्या देगी? वेजेस देगी, देन उसके बाद रेंट देगी, देन प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी। अब जब हाउस होल्ड के पास पैसा आता है ना तो वो क्या करता है? फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगी। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले में फर्म क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है। तो दैट इज द 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पे ना मैंने ये चीज़ पूरी डिटेल में लिखी है जो भी मैंने बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि इसमें 2 चीज़ साइमल्टेनियसली चलती है। पहला तो रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो इज अ प्रोडक्शन मूव फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और गुड्स एंड सर्विसेज जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम अ फर्म टू हाउस होल्ड। मनी फ्लो क्या होता है? पैसे का फ्लो होना। पैसे का फ्लो मतलब फैक्टर पेमेंट जो फर्म से हाउस होल्ड पे आता है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड से फर्म पे जाता है। अब आते हैं हम 3 सेक्टर में। 3 सेक्टर के अंदर एक सेक्टर और जुड़ जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है जो कि लीकेज की तरह काम करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो अब एक्सपेंडिचर भी करती है जो कि इंजेक्शन की तरह काम करता है। ठीक है,
अब इसके अंदर आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। देखो बाकी सारी चीज़ें तो टू सेक्टर जैसी हैं, बस क्या चेंज है, चेंज है तो ये चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड हैं वो टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर रही है हाउस होल्ड को। पब्लिक गुड्स सब्सिडी वगैरह भी हो गई, ये सब पब्लिक गुड्स में आता है। वैसे ही जो बिजनेस है वो भी टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बिजनेस को। बस ये इतना सा चेंज है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम ही है। देन आ जाता है सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें एक सेक्टर और जो जाता है दैट इज फॉरेन सेक्टर। देखो यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम प्रोवाइड करे हैं, एक डायग्राम तो ये है, ये डायग्राम थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, वैसे तो ये है तो सिंपल बट फिर भी। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा डायग्राम भी अटैच करा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। इसे आप देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी हो रही होती है, बस यही सारी चीज़ें इसमें ऐड है। बाकी एक चीज़ और समझो, लीकेज एंड इंजेक्शन आपको पता ही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अब 4 सेक्टर मॉडल में क्या है, लीकेज क्या क्या होती है। 4 सेक्टर मॉडल में 3 चीज़ होती है, दैट इज सेविंग, टैक्सेस और इम्पोर्ट, ठीक है। और इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट। इक्विलिब्रियम जो है ना 4 सेक्टर इकोनॉमी में कम आता है जब लीकेज इज इक्वल्स टू इंजेक्शन होता है, ठीक है। लीकेज इज इक्वल्स टू इंजेक्शन। S प्लस टी प्लस एम इज इक्वल्स टू आई प्लस जी प्लस एक्स जब होता है ना तब हमारा इक्विलिब्रियम होता है। ये आपका हो गया डायग्राम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कर दी है एक्सप्लेन। अब आ जाते हैं आपकी सबसे ज़्यादा जो डिमांड आपने करी थी दैट इज न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। और गाइस ये जो पहला वाला न्यूमेरिकल है ना ये सबसे हार्ड न्यूमेरिकल है, तो बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना शुरू करो, ठीक है। न्यूमेरिकल ये है कि सपोज यू हैव अ इकोनॉमी डिस्क्राइबिंग अ फॉलोइंग फंक्शन। इकोनॉमी है, इकोनॉमी ने आपको ये फंक्शन दिया है, कंजम्पशन फंक्शन दिया है 500 प्लस 0.5 वाई डी। मैम ये वाई डी कैसे हो गया, आपने तो वाई पढ़ाया था। हाँ सुनो शांति रखो। देखो मैंने कंजम्पशन फंक्शन क्या पढ़ाया था, ए प्लस बी वाई पढ़ाया था। ए मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन जो यहाँ 500 दे रखा है, बी मतलब 0.5 हो गया। लेकिन ये वाई डी क्या है, वाई मतलब होता है आपका इनकम। जब इनकम में से आप टैक्सेस माइनस कर देते हो और उसमें ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो ऐड कर देते हो, दैट इज़ योर डिस्पोजेबल इनकम। टैक्सेस का मतलब क्या है, कितना पैसा आपने टैक्स में दे दिया। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब क्या है, कितना पैसा आपको मिल गया है, बाहर से आपको किसी ने भेज दिया या कुछ आपको सब्सिडी मिल गई, दैट इज, ठीक है। तो दैट इज़ योर डिस्पोजेबल इनकम, ओके। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट दी है 1000 की। देन उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दी है, टैक्स रेट दिया है और ट्रांसफ़र दिया है। देन आपसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम इनकम बताओ और मल्टीप्लायर बताओ। हमें इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है। देखो ये क्वेश्चन याद है आपको, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, याद है ना। अब इसको अच्छे से याद रखना। अब अगर मैं C की जगह पे a प्लस बी वाई डी डाल दूँ, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ये बन जाएगी कि यहाँ C की जगह पे ये पूरी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें कंजम्पशन फंक्शन फाइंड करना होगा। कंजम्पशन फंक्शन कैसे मिलेगा, हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या है, C इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई डी, ठीक है। C इज इक्वल्स टू a हमें क्या दे रखा है 500 प्लस b हमें क्या दे रखा है, b दे रखा है हमें 0.5 और वाई डी। बट हमें वाई डी तो निकालना पड़ेगा ना, वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम। उसको कैसे निकालेंगे, y माइनस 0.2 वाई प्लस 200। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, इनकम में से टैक्स माइनस किया प्लस उसमें ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड कर दिया। अब आप कहोगे कि मैम टैक्स तो हमें दे ही नहीं रखा गया, इस टैक्स रेट दे रखा था ना। टैक्स रेट का मतलब वही होता है कि जो आपकी इनकम है उसमें से कितना % आपने टैक्स में दे दिया, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, y में से 0.2 वाई माइनस करोगे तो कितना बचेगा, दैट इज 0.8 वाई प्लस 200। तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब इस डिस्पोजेबल इनकम को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फंक्शन में रख दूंगी और फिर मेरा कंजम्पशन फंक्शन निकल के आएगा। मेरा कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाएगा, 500 प्लस 0.5 और वाई डी की वैल्यू रख देंगे 0.8 वाई प्लस 200। अब अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो C इज इक्वल्स टू 500 प्लस 0.4 वाई प्लस 100 आ जाएगा एंड C इज इक्वल्स टू 600 प्लस 0.4 वाई,
ठीक है, सबसे हार्ड यही पार्ट था। अब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। एन एक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट इसमें दे नहीं रखा तो आप उसे छोड़ दो। y इज इक्वल टू सी हमने कितना निकाला था, 600 प्लस 0.4 y निकाला था, प्लस इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1000, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी दे रखी है 2000। जब हम सारी इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो ऐड करके हमारे पास आएगा 3600 प्लस 0.4 y। अब इस y को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे यहाँ पे और इसे करेंगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी 0.6 y दैट इज इक्वल्स टू 3600 और y की फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी 6000। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्विलिब्रियम इनकम। अब हमसे दूसरी चीज जो पूछी थी दैट इज द मल्टीप्लायर। देखो मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC होता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे आपको टैक्सेस भी दे रखा है, तो आपको इसमें से 1 माइनस टी भी माइनस करना होगा। ओके ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ इसमें थोड़ा एडिशन है। तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1/ आपकी जो वैल्यू है MPC की वो कितनी है 0.5, तो 1 माइनस 0.5 इंटू 1 माइनस टैक्स की वैल्यू कितनी है 0.2। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो k निकल के आएगा वो आएगा 1/0.6 और आपके पास जो फाइनल कैलकुलेट करके आएगा दैट इज 1.67। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। अब हमसे सेकंड पार्ट जो पूछा गया है एक बार वो देख लेते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है बजट सरप्लस या डेफिसिट एट अ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम इनकम पे जो गवर्नमेंट का बजट है वो डेफिसिट में है या सरप्लस में। तो देखो अब इसकी कैलकुलेशन देखो, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितना है। कैसे रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे आता है, टैक्स से आता है, तो हमें टैक्स से रेवेन्यू देखना पड़ेगा। टैक्स कितना होता है, टैक्स इज इक्वल्स टू हमें जो परसेंटेज दे रखी है टैक्स की उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इनकम से, क्योंकि 6000 की हमारी टोटल इनकम है इक्विलिब्रियम इनकम, उसमें से 0.2% हमें 0.2 कितना देना है, टैक्स देना है। तो टैक्स कितना आ जाएगा हमारा 1200। ये तो था गवर्नमेंट का रेवेन्यू। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 2000, तो इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू इतना आया, एक्सपेंडिचर इतनी होगी, डेफिसिट कितना हो गया। तो जब हम इसमें से 1200 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डेफिसिट कितना हुआ है। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो दूसरी चीज क्या है, वो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हमें TR भी दे रखा है दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है या फिर किसी प्रोग्राम पॉलिसी पे खर्च किया है, तो वो भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ही हो गई ना। तो हमें क्या करना है, G में TR को भी ऐड कर देना है। तो अब हमारी जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कितनी हो गई, 2000 प्लस 200, 2200 जो हो गई वो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर हो गई, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना था 1200 था। तो जब हम इसको माइनस करेंगे हमारे पास अमाउंट आ जाएगा दैट इज 1000। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे। हमसे तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में पूछा है कि अगर टैक्स रेट जो है वो 0.25 हो जाए, 0.20 से हटके 0.25 हो जाए तो नई इक्विलिब्रियम इनकम और मल्टीप्लायर क्या होगा। तो अब देखो हमें नया इक्विलिब्रियम इनकम और मल्टीप्लायर, सबसे पहले हमें फिर से YD कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना होगा, उससे पहले YD कैलकुलेट करना होगा। तो y माइनस 0.25y प्लस 200 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.75y प्लस 200। YD कैलकुलेट करने के बाद अब हम कंजम्पशन फंक्शन निकालेंगे। कंजम्पशन फंक्शन क्या था, 500 प्लस 0.5 YD की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही ली थी, तो 500 प्लस 0.5, अब हम YD की वैल्यू डाल देंगे 0.75y प्लस 200। अब जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना आप, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी y इज इक्वल्स टू 5760। ठीक है, ये हो गई हमारी नई इक्विलिब्रियम इनकम। अब हमें नया निकालना है मल्टीप्लायर। तो नया मल्टीप्लायर हमने कैसे निकालना था, k इज इक्वल्स टू 1/MPC 1 माइनस टैक्स। ठीक है, तो MPC हमारा वही है दैट इज 1 माइनस MPC, 1 माइनस 0.5 हो गया, 1 माइनस 0.25। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1.6। तो ये न्यूमेरिकल होता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कोकोलैंड है, उसका GDP डिफ्लेटर दे रखा है 2022 का, देन जनवरी 2024 का, 2025 पे हमें पूछा है कि एनुअल इन्फ्लेशन कितना हुआ है 2022 से 2024 तक। तो देखो पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस कितना इंक्रीज हुआ। हम 6000 में से 5000 को माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे जो बेस है, बेस कितना है 5000।
ठीक है, और इंटू 100 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है इस पूरे टाइम में, 2 साल में 20% प्राइस इंक्रीज हुआ है। बट हमसे तो एनुअल पूछा ही है, तो 2 साल का तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10%। तो इसका मतलब क्या है कि एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है 2022 से 2024 तक वो 10% है। देन उसके बाद हमसे क्या पूछा है, 2022 से 2025 तक का पूरा पूछा है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से प्राइस इंक्रीज निकालना है। 8,000 में से माइनस करेंगे 5,000, डिवाइड बाय 5,000, इंटू कर देंगे 100। आपके पास जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 60%। और अब ये कितने साल का है, ये 3 साल का है, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 20%, दैट इज आवर एनुअल इन्फ्लेशन रेट। इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने इस PDF में भी प्रोवाइड करा है। अब आ जाता है हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज हमें रिजर्व रेशो दे रखा है 10%। रिजर्व रेशो का मतलब क्या है, LRR दे रखा है। इनिशियल डिपॉजिट दे रखी है 100 करोड़। अब हमसे पूछा है कि मनी क्रिएशन कितना हुआ वो बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले हमें मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, 1/LRR, ठीक है। तो 1/0.10 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। गाइस आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, क्या बोल रहे हैं, है ही नहीं। गाइस लेके बैठो यार, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। तो आपके पास जो मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी दैट इज 10, ठीक है। अब क्रेडिट क्रिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लायर की वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है इनिशियल डिपॉजिट से। इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 100, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लायर से। हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगा, टोटल मनी क्रिएशन, वो आ जाएगा 1000 करोड़, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा न्यूमेरिकल होता है कंप्लीट। बट गाइस सिर्फ न्यूमेरिकल बात नहीं है, और भी चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। जितने फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं उन सबको डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आप एंड वक्त पे बहुत आसानी से रिवीजन कर सको। सारे फॉर्मूले यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो अलग से मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसी के साथ आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 होता है कंप्लीट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस ये जो PDF है ना, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको गूगल फॉर्म से बाय करनी पड़ेगी। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आप इस PDF को परचेस कर सकते हो बड़े आराम से। और अगर आपको क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू, अच्छे से पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। डरने की जरूरत नहीं है, सारा पेपर इसी में से आ जाएगा आराम से। आप 7 में से 5 क्वेश्चन कर पाओगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू।